अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग IAS 20 को फर्दर गो थ्रू करेंगे। और जब एक बार इस IAS को गो थ्रू कर लेंगे उसके बाद हम रेलेवेंट एग्जाम्पल से इसको समझेंगे भी। तो हम पैरा 13 पर थे। पैरा 13 में लिखा हुआ है, देर आर टू ब्रॉड अप्रोचेस टू द अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। द कैपिटल अप्रोच, under which a grant is recognized outside profit or loss, and the income approach, under which a grant is recognized in profit or loss over one or more periods। देखिए, सबसे पहले आपको IAS 20 ये बताता है कि दो तरह की ब्रॉड अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट ग्रांट्स की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक को वो कहता है कि कैपिटल अप्रोच है, जिसपे हम जितनी भी ग्रांट मिलती है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकग्नाइज नहीं करते हैं, आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकग्नाइज करते हैं। यानी कि मे बी जब ग्रांट आती है तो उसको हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में के थ्रू ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू रूट नहीं करते। दूसरी अप्रोच को कहता है वो कि एक इनकम अप्रोच होती है, और इनकम अप्रोच क्या होती है, अंडर विच अ ग्रांट इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस ओवर वन और मोर पीरियड्स। इसमें आप जो भी आपकी ग्रांट होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू रिकॉग्नाइज करते हो, और वो सारी एक ही पीरियड में भी रिकॉग्नाइज हो सकती है और एक से ज़्यादा पीरियड्स में भी रिकॉग्नाइज हो सकती है। एक से ज़्यादा पीरियड्स में तब रिकॉग्नाइज होगी जब उससे आने वाले बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर मुझे मिल रहे होंगे। Those in support of the capital approach argue as follows। जो लोग कैपिटल अप्रोच को सपोर्ट करते हैं वो क्या आर्ग्यू करते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स आर अ फाइनेंसिंग डिवाइस and should be dealt with as such in the statement of financial position rather than be recognized in profit or loss to offset the items of expense that they finance। Because no repayment is expected, such grants should be recognized outside profit or loss। वो जो लोग कैपिटल अप्रोच को सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो एक फाइनेंसिंग डिवाइस है। यानी कि एक पैसे मिल रहा है आपको, आपकी फाइनेंसिंग हो रही है, ये कोई P&L की चीज़ नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू रूट होनी चाहिए और किसी एक्सपेंस को ऑफसेट नहीं करती, बल्कि ये गवर्नमेंट जो है वो आपको एक ग्रांट देती है, एक सपोर्ट देती है, एक पैसे देती है कि भाई आप जो है वो ये पैसे इस्तेमाल करिएगा और इससे जो है वो XYZ चीज़ खरीदिएगा। लिहाजा वो ये कहते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीज़ नहीं है, जिस तरह से एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है या इक्विटी होती है, इस तरह की चीज़ है। It is inappropriate to recognize government grants as profit or loss because they are not earned but represents an incentive provided by government without related cost। और ये लोग ये भी कहते हैं, जो कैपिटल अप्रोच को सपोर्ट करते हैं, कि गवर्नमेंट ग्रांट जो है ना वो कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने अर्न करी है, कमाई है, बल्कि ये तो वो सपोर्ट है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिली है। Arguments in support of the income approach are as follows: because government grants are received from a source other than shareholder, they should not be recognized directly in equity, but should be recognized in profit or loss in appropriate periods। इनकम अप्रोच मेथड ये कहता है कि जो भी गवर्नमेंट ग्रांट्स है ना वो क्योंकि शेयर होल्डर्स की तरफ से नहीं मिली है, तो इसीलिए उसको रिकॉग्नाइज जो है वो इक्विटी में नहीं करना चाहिए डायरेक्टली, रादर देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और कुछ पीरियड्स में जो अप्रोप्रिएट उसके वन और मोर पीरियड्स उसमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। Government grants are rarely gratuitous. The entity earns them through compliance with their conditions and meeting the envisaged obligations। They should therefore be recognized in profit or loss over the period in which the entity recognizes as expenses the related cost for which the grant is intended to compensate। गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो ऐसे ही नहीं मिल जाती। वो ये कहते हैं कि एक एंटिटी गवर्नमेंट ग्रांट को अर्न करती है कुछ कंडीशंस की कंप्लाइंस कर कर, लिहाजा इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना चाहिए। बिकॉज इनकम एंड अदर taxes are expenses, it is logical to deal with government grants which are an extension of fiscal policies in profit and loss। और वो ये कहते हैं कि जिस तरह से टैक्सेस को आप एक्सपेंस शो करते हो वो भी गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्सपेंस होता है, तो इसी तरह से गवर्नमेंट ग्रांट एक गवर्नमेंट की तरफ से इनकम है, तो इसको आप P&L के थ्रू जो है वो रूट कर कर अपने पास बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। It is fundamental to the income approach that government grants should be recognized in profit or loss on a systematic basis over the period in which the entity recognizes as expenses the related cost for which the grant is intended to compensate। Recognition of government grant and profit or loss on a receipt basis is not in accordance with the accruals accounting assumption and would be acceptable only if no basis existed for allocating a grant to periods other than the one in which it was received।
अब यहाँ पर इस बात को एम्फेसाइज किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम अप्रोच के हिसाब से सिस्टमेटिक बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए, और वो सिस्टमेटिक बेसिस क्या होंगे उसको हम देखेंगे। और ये कहा जा रहा है कि इसको रिसिप्ट बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। आपको पूरी अगर ग्रांट रिसीव भी हो गई है तो उसको आपने एक साथ रिकॉर्ड नहीं करना। In most cases, the periods over which an entity recognizes the cost or expenses related to a government grant are readily ascertainable. Thus, grants in recognition of specific expenses are recognized in profit or loss in the same period as the relevant expense. Similarly, grants related to depreciable assets are usually recognized in profit or loss over the period and in the proportions in which depreciation expense on those assets is recognized. अब वो ये कहते हैं कि जो ग्रांट्स मिलती है वो या तो किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट मिलती है या किसी एसेट के अगेंस्ट मिलती है। अगर किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट मिलती है तो उस स्पेसिफिक एक्सपेंस की प्रॉफिट एंड लॉस पे जब रिकॉग्निशन हो रही हो, या जिस पीरियड में जितनी रिकॉग्निशन हो रही हो, उतनी ही गवर्नमेंट ग्रांट उस पीरियड में हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए एज ए इनकम। अगर एसेट के अगेंस्ट मिल रही है तो एसेट की डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट भी इसी तरह से चलना चाहिए। Grants related to non-depreciable assets may also require the fulfillment of certain conditions and will then be recognized with profit and loss over the period that bear the cost of meeting the obligation. As an example, a grant of land may be conditional upon the erection of a building on the land on the site, and it may be appropriate to recognize the grant in profit or loss over the life of the building. फिर वो कहता है कि कभी कभी कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो नॉन डेप्रिशिएबल होते हैं जिसके अगेंस्ट ग्रांट मिलती है। मिसाल के तौर पर आपको किसी ज़मीन खरीदने के लिए ग्रांट मिली और आपने जो है वो ज़मीन पर बिल्डिंग बनानी थी, तो वो कहता है कि इसमें भी आप एक सिस्टमेटिक बेसिस यूज़ कर सकते हो, और वो ये यूज़ कर सकते हो कि जिस तरह से बिल्डिंग आप बना लोगे और बिल्डिंग को डिप्रिशिएट करते जाओगे, उसके साथ साथ उसकी अप्रोप्रिएट जो ग्रांट होगी उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए इनकम रिकॉर्ड करते जाना। Grants are sometimes received as part of a package of financial or fiscal aids to which a number of conditions are attached. In such cases, care is needed in identifying the conditions giving rise to cost and expenses which determine the period over which the grant will be earned. It may be appropriate to allocate part of a grant on one basis and part on another. फिर कभी कभार ऐसा होता है कि ग्रांट जो है वो पैकेजेस में मिलती है, एक साथ फाइनेंशियल एड में मिलती है, तो उसको भी आपने अप्रोप्रिएटली रिकॉग्नाइज करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ग्रांट के जो है वो मुख्तलिफ हिस्से या पार्ट्स कर दो, और हर पार्ट को या हर हिस्से को अलग अलग बेसिस पर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज करो। Of a government grant, it becomes receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the entity, with no further related cost shall be recognized in profit or loss of the period in which it becomes receivable. अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट ऐसे एक्सपेंस के लिए मिली है जो आपने ऑलरेडी इनकर कर दिया है, या किसी ऐसे लॉस के लिए मिली है जो आपने ऑलरेडी इनकर कर दिया है, तो या कोई फाइनेंशियल इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मिली है जिसकी कोई आगे कोई रिलेटेड कॉस्ट इनकर नहीं होगी, तो वो आप जब रिसीवेबल हो उस पीरियड में आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर दोगे। In some circumstances, a government grant may be awarded for the purpose of giving immediate financial support to an entity rather than as an incentive to undertake a specific expenditure. Such grants may be confined to a particular entity and may not be available to a whole class of beneficiaries. These circumstances may warrant recognizing a grant in profit or loss of the period in which the entity qualifies to receive it, with disclosure to ensure that its effect is clearly understood. कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है किसी इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के अगेंस्ट, तो अगर उसकी कंडीशंस पूरी हो गई आप उसको रिकॉग्नाइज कर दोगे और आप अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स दे दोगे। A government grant may become receivable by an entity as compensation for expense or losses incurred in a previous period. Such a grant is recognized in profit or loss of the period in which it becomes receivable, with disclosures to ensure that its effect is clearly understood. कभी कभार कोई गवर्नमेंट ग्रांट पिछले किसी एक्सपेंस के लिए हो सकती है, तो वो आप अपने P&L में रिकॉग्नाइज करोगे और उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर दोगे। अब बात करते हैं नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स। नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती हैं? गवर्नमेंट ग्रांट में टेक द फॉर्म ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ अ नॉन मॉनेटरी एसेट such as land or other resources for the use of the entity. In these circumstances, it is usual to assess the fair value of the non-monetary asset and to account for both grant and asset at their fair value. An alternative course that is sometimes followed is to record both asset and grant at a nominal amount.
कभी कभार नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट भी दी जाती है, यानी कि लैंड दे दिया या कोई रिसोर्स दे दी, तो उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ये होती है कि लैंड और या नॉन मॉनेटरी एसेट और ग्रांट दोनों को उसकी फेयर वैल्यू पर या नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाए। अब यहाँ पर ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है, एक है प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स और एक है प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम। ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो है ना वो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट एरिया आ रहा है, तो हम इसको जो है वो अलग लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, और प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं।